हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सब लोग एकदम ठीक होंगे। जी हाँ, माई सेल्फ प्रोफेसर जयदर जी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 10। यस, चैप्टर नंबर 10 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा ऑलरेडी फर्स्ट से लेके 9 चैप्टर मतलब पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज ये चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। देखो, सप्लाई का मीनिंग हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी विच अ प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू सेल। कितनी क्वांटिटी एक प्रोड्यूसर बेचने को विलिंग है, या विलिंग मतलब उसकी इच्छा है। विलिंगनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? मैंने बोला था प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राइस के ऊपर। एंड एबल टू सेल, क्या कहा मैंने? एबल टू सेल। एबिलिटी टू सेल किसके ऊपर डिपेंड करता है? यस, तो एबिलिटी डिपेंड करता है उसके पास कितना स्टॉक है उसके ऊपर। तो यस, उसको हम लोग सप्लाई कहते हैं। आज हम लोग वही लॉ का, सप्लाई का लॉ पढ़ने जा रहे हैं एंड उसकी इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई के साथ। सबसे पहले लॉ ऑफ सप्लाई क्या है? तो लॉ ऑफ सप्लाई एक रिलेशनशिप बता रहा है हमको प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बारे में। किस चीज़ का रिलेशन बता रहा है? प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, सेट्रिस पेरिबस हम लोग ने पढ़ा था। क्या है? सेट्रिस पेरिबस, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल। बाकी सब चीजें इक्वल है, कुछ भी चेंज होगा नहीं। ठीक है। मोर ऑफ अ गुड इज सप्लाइड एट अ हायर प्राइस, ज्यादा प्राइस होगा तो ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगा। एंड लेस एट अ लोअर प्राइस, प्राइस अगर ज्यादा होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी ज्यादा होगा। प्राइस अगर कम होगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम होगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सप्लाई देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या है? सप्लाई एंड प्राइस के बीच में क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्यों है? प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी बढ़ रहा है, प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई भी कम हो रहा है। ठीक है। Thus, the supply of a commodity rises with the rise in price and falls with the fall in price. Other things remaining constant. ठीक है, यहां पे वही चीज बताई गई है। अगर हम लोग देखेंगे, प्राइस पर यूनिट दिया है और क्वांटिटी सप्लाइड दिया है यूनिट्स में। 4, 6, 8, 10, 12, 14 प्राइस बढ़ते जा रहा है तो यहां पे सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है। 5, 10, 15, 20, 25, 30। अगर हम रिवर्स देखें, 14 से 12 हुआ, 12 से 10 हुआ, 10 8 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, तो सप्लाई भी हमारा कम होते जा रहा है। मतलब यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया गया है प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। कौन सा रिलेशनशिप बताया गया है? डायरेक्ट रिलेशनशिप। देखो, प्राइस जब 4 था, सिर्फ ये 5 यूनिट्स बेचने तैयार था। प्राइस 4 से 6 हुआ तो ये ज्यादा यूनिट्स बेच रहे हैं। जैसे जैसे प्राइस बढ़ते जा रहा है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ते जा रहा है, तो हमें जो एस एस सप्लाई कर्व मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एस एस हमारा जो सप्लाई कर्व है ये कौन सा स्लोपिंग है? अपवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। विच स्लोपिंग इज इट? इट इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। सप्लाई कर्व a graphical representation of the supply schedule. It is shown in the figure, जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। SS curve slopes upward from left to right. It shows a direct relationship बता रहा है। क्या बता रहा है हमको? डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। अब ये लॉ जो है ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग इक्वल, तो हमने बोला, लेकिन उसके अलावा भी कुछ एजम्पशंस है। क्या है? एजम्पशंस है। एजम्पशंस मतलब धारणा है कि भाई ये चीजें हमको सोचना है कि ऐसे ही होगा। अगर वो हम वैसा सोचेंगे तो ही वहां पे लॉ एप्लीकेबल होगा कि प्राइस बढ़ने पे सप्लाई भी बढ़ रहा है, वरना प्राइस बढ़ने पे सप्लाई नहीं बढ़ेगा। तो कुछ चीजें हमें सोचनी है कि ये ऐसी है, तभी जाके हम लोग वहां पे लॉ अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज लॉ अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो वो चीजें क्या है, क्या असम्पशंस है? सो प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि अदर गुड्स का प्राइस चेंज हो गया तो चांसेस है प्रोड्यूसर दूसरे गुड्स पे शिफ्ट हो जाए जहां पे प्रॉफिट ज्यादा है और ये कमोडिटी का सप्लाई कम हो जाएगा। ये कमोडिटी का सप्लाई कब कम होना चाहिए? मैंने बोला ओनली व्हेन इसका प्राइस कम हो रहा है, लेकिन इसका प्राइस सेम होने के बाद भी दूसरे कमोडिटी का प्राइस बढ़ने की वजह से प्रोड्यूसर वहां शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे हमारे कमोडिटी का सप्लाई कम हो गया, या हमारी कमोडिटी का प्राइस तो सेम है लेकिन दूसरी कमोडिटी का प्राइस कम हो गया,
तो उसमें प्रॉफिट नहीं मिल रहा, तो प्रोड्यूसर यहाँ पे आके हमारे गुड्स प्रोड्यूस करने लग जाएंगे, तो हमारे गुड्स का सप्लाई बढ़ जाएगा। लेकिन हमारा लॉ क्या बढ़ रहा है कि प्राइस बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ना चाहिए, प्राइस बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ना चाहिए। अब ये तो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हम लोग ने क्या बोला, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। क्या है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। The prices of other goods are assumed to remain constant if they change, the law of supply may not hold true। वो applicable नहीं हो पाएगा, true नहीं बैठेगा, ठीक है। Because a producer may transfer the resources to other products, दूसरे commodity का प्राइस बढ़ गया तो अपने रिसोर्स वहां ट्रांसफर कर देंगे, तो हमारे गुड्स का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, सप्लाई कम हो जाएगा। नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, अगर मेरा प्रॉफिट कम हो गया तो मैं सप्लाई कम कर दूंगा अपने आप, ठीक है। हम क्या चाहते हैं, अपना सप्लाई कम होना चाहिए, नहीं सप्लाई कब चेंज हो, हाँ अगर प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम हो, लेकिन यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से सप्लाई चेंज हो रहा है, जो हम चाहते नहीं है। दैट्स व्हाई हम क्या बोलेंगे, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। The law of supply will be valid only if the cost of production remains constant। अगर cost of production constant है तो ही law of supply applicable होगा। Changes in cost would affect supply, अगर cost change हो गया तो उससे supply change होगा, लेकिन हम चाहते हैं supply कब बढ़े या कम हो, जब हमारा price बढ़ रहा है या कम हो रहा है। No change in transport cost, it is assumed that transport cost remains unchanged। Change in transport cost would affect the supply, अगर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट चेंज हो गया तो उससे भी सप्लाई चेंज हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, सप्लाई सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंज हो, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फॉल्स, मोर विल बी सप्लाइड एट लोअर प्राइस, प्राइस कम है फिर भी ज़्यादा सप्लाई होगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ रहा है। लेकिन हम क्या चाहते हैं भाई, प्राइस के वजह से ही सप्लाई बढ़ना चाहिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम होने की वजह से सप्लाई बढ़ गया, तो ये हम नहीं चाहते। लॉ ऑफ सप्लाई अगर सच करना है तो हमको एजम्पशन करना है नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। फिर आता है नो चेंज इन टेक्नोलॉजी, अचानक से कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई जिससे हमारा प्रोडक्शन फास्ट हो गया तो हमारा सप्लाई बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, प्राइस बढ़ेगा तो ही सप्लाई बढ़ना चाहिए, यहाँ पे तो प्राइस नहीं बढ़ रहा है फिर भी सप्लाई बढ़ जाएगा। द लॉ ऑफ सप्लाई इज बेस्ड ऑन द असम्पशन दैट टेक्नोलॉजी रिमेन्स कॉन्स्टेंट एंड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी लीड्स टू प्रोडक्शन इन कॉस्ट, ठीक है। रिडक्शन इन कॉस्ट, कॉस्ट कम हो गया आइला, तो उससे क्या हो जाएगा, तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सप्लाई करेगा सेम प्राइस पे भी, जो हम चाहते नहीं है। सप्लाई बढ़ेगा कब, ओनली व्हेन द प्राइस राइजेस। लॉ ऑफ सप्लाई हमको ट्रू बोलना है ना, तो हम क्या चाहेंगे, हमारा टेक्नोलॉजी भी चेंज होना चाहिए नहीं। फिर आता है नो चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन वुड अफेक्ट द सप्लाई, अगर हमारा वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन खराब हो गया जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो हमारा सप्लाई कम हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं, प्राइस कम होने पे ही सप्लाई कम होना चाहिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, ड्रॉट, ऐसा कुछ हो गया तो प्रोडक्शन नहीं होगा, सप्लाई कम हो जाएगा, तो एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों गुड्स पे खराब असर होगा, तो हम ये चाहते नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, वेदर और क्लाइमेटिक कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने अगर अचानक से टैक्सेशन बढ़ा दिया या कम कर दिया तो उसके वजह से भी हमारा सप्लाई अफेक्ट हो सकता है। हम क्या चाहते हैं, सप्लाई चेंज नहीं होना चाहिए। होगा तो किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से। गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी एटसेट्रा आर assumed टू रिमेन कॉन्स्टेंट। चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी वुड अफेक्ट द सप्लाई, तो हम वो चाहते हैं नहीं है। नो स्पेकुलेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, देखो भाई अगर मैं एक प्रोड्यूसर हूं, मुझे किसी ने बोला कि कल प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, मैं क्या करूंगा पता है, आज अपनी दुकान बंद करके चले जाऊंगा। मतलब आज मैंने सप्लाई कम कर दिया। भाई आज सप्लाई कम क्यों हुआ, प्राइस कम हुआ है क्या, आज नहीं हुआ ना, तो भी सप्लाई क्यों कम हुआ, तो ये अलाउड नहीं है। लॉ ऑफ सप्लाई ये बोलता नहीं है कि आपका प्राइस सेम है फिर भी आप सप्लाई कम हो। तो हम लोग अगर फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सप्लाई चेंज हो जाएगा, तो लॉ ऑफ सप्लाई हम लोग वहाँ पे ट्रू नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को अगर लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू करना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन होना नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर मेरे को किसी ने बोला कल प्राइसेस कम हो जाने वाले,
तो क्या करेंगे, आज ही हम लोग जितना हो सके ज़्यादा प्राइस पे बेच दो, कल कम प्राइस मिलेगा, लॉस होगा, उससे अच्छा आज जो प्राइस मिल रहा है वो प्राइस पे बेच दो। तो आज सप्लाई बढ़ गया, भाई प्राइस तो सेम है फिर भी सप्लाई बढ़ गया, लॉ ऑफ सप्लाई ट्रू नहीं हो रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, नो स्पेक्यूलेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। It is assumed that the producers do not speculate about the future changes in price. If the sellers expect the prices to rise, they may withhold the current supply to sell in the future when prices rise. Future में जब प्राइस बढ़ेंगे तब तक के लिए वो लोग होल्ड करके रखेंगे, ठीक है, तो हम वो चाहते नहीं हैं। अब आते हैं हम लोग एक इंपॉर्टेंट आंसर जिसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। क्या है, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। एक्सेप्शंस ये होते हैं कि नॉर्मली क्या लॉ ऑफ सप्लाई बोल रहा है, प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या हो रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, भाई प्राइस बढ़ेगा तो भी सप्लाई बढ़ता नहीं है, प्राइस कम होगा तो भी बहुत बार सप्लाई कम नहीं होता है। तो इसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस, मतलब ये केस में लॉ ऑफ सप्लाई लागू होता नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। फर्स्ट आता है पेरिशेबल कमोडिटीज। देखो पेरिशेबल कमोडिटीज वो होती है जो खराब हो जाती है, जो हम लोग ज़्यादा देर स्टोर करके नहीं रख सकते। तो अगर उसका प्राइस कम हो गया तो क्या हम उसको सप्लाई कम कर देंगे, स्टोर करके रख पाने वाले नहीं रख पाने वाले। चाहे प्राइस कम भी हो जाए हमको तो सब कुछ सप्लाई कर ही देना पड़ेगा। तो इवन इफ इट्स प्राइस फॉल्स द सप्लाई डज नॉट फॉल, सो उसको हम लोग पेरिशेबल कमोडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई तो एप्लीकेबल हुआ नहीं, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। The supply of perishable commodities like vegetables, meat, milk, fruit, fish, eggs, etc. are not affected by the prices in the short run. Short run में उसके प्राइस से नहीं अफेक्ट होते हैं, ठीक है। These goods do not last long. उसको प्राइस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़े या कम हो, उसको सब बेचना ही है। These goods do not last long and they cannot be sold over a long period. ऐसा नहीं है ज़्यादा टाइम तक हम लोग संभाल के रखें और फिर बेचेंगे। Therefore, sellers cannot hold back the stock for long and sell them at whatever price. जो भी प्राइस मिल रहा है वो प्राइस पे बेच देते हैं। प्राइस they can towards the end of their shelf life, जैसे जैसे उसकी लाइफ खत्म हो रही है भाई बेच दो जो प्राइस मिले, ठीक है। Thus in case of this goods at times the law of supply does not apply, ठीक है। Sellers will have to supply more even if the price falls in order to offload, अपना माल हटाने के लिए, निकालने के लिए, कट डाउन लॉसेस कम करने के लिए जो प्राइस मिल रहा है वो प्राइस पे बेच दो। उसके बाद आते हैं एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। देखो दोस्तों एग्रीकल्चर कमोडिटीज भी एक तरीके से ऐसी होती है जिसको हम लोग ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख सकते हैं नहीं है, तो बाद में ख़राब हो जाएंगे। उससे अच्छा हम लोग को लॉस कम करने के लिए जो प्राइस मिल रहा है हम लोग वो प्राइस पे उसको बेच देते हैं। तो एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर ऑल्सो एन एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ सप्लाई। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन डिपेंड्स लार्जली ऑन नेचुरल फैक्टर्स। द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, कैश क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विल बी डिटरमाइंड बाय द नेचुरल फैक्टर्स लाइक उसका फर्टिलिटी कैसा है सॉइल का, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, रेनफॉल कैसा है, रेदर देन सिर्फ मार्केट प्राइस पे। फॉर एग्जाम्पल एट टाइम्स इवन इफ द प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स राइजेस, तो भी उसका हम लोग प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं क्या रातों रात? नहीं, ये तो डिपेंड कर रहा है सारे नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर। तो चाहे आपके पास कितना भी प्राइस बढ़ जाए, क्या हम उसका प्रोडक्शन एकदम से बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, उसका प्रोडक्शन हमारे हाथ में होता नहीं है। इसके लिए इवन इफ इट्स प्राइस राइजेस द सप्लाई डज नॉट राइज, ठीक है। At a times, even if the price of agriculture good rises in the market, farmers may not be able to increase supply. वो लोग अपना सप्लाई बढ़ा सकते नहीं है, जितना उनके पास स्टॉक पड़ा है उतना ही बेचेंगे, उनका फेवरेबल कंडीशंस नहीं है इसलिए। फिर आता है कलेक्टर्स आइटम। कुछ आइटम्स ऐसी होती है जो लोगों को कलेक्ट करने का शौक रहता है, तो वो चीज़ एक तो लिमिटेड होती है। तो इसमें तो क्या होगा, अगर इसका प्राइस बढ़ेगा तो भी वो चीज़ तो आप सप्लाई बढ़ा सकते हो क्या? नहीं, वो चीज़ कलेक्ट ही कब कर रहे, जब वो चीज़ रेयर होती है, ठीक है। तो उसमें प्राइस बढ़ने पे कभी भी उसका सप्लाई बढ़ता नहीं है।
In case of goods like rare paintings, artifacts and antique goods, the supply remains fixed. कितना भी प्राइस बढ़ जाए उसका सप्लाई तो बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो लिमिटेड नंबर में होता है. Goods are available. Therefore, even if the price of such goods rise, it is not possible, कुछ भी हो जाए उसका सप्लाई बढ़ा सकते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल फेमस पेंटिंग बाय ओल्ड मास्टर्स या एंटिक स्टैचूज होते हैं, ये यूनिक पीसेस होते हैं, हायर प्राइस पे भी उसका सप्लाई बढ़ सकता नहीं है. फिर आता है लेबर सप्लाई कर्व. ये एक थोड़ा इंपॉर्टेंट आंसर होता है. लेबर सप्लाई कर्व, एक लेबर जो होता है वो प्राइस बढ़ता है, अगर उसका वेजिस बढ़ता है तो अपने नंबर ऑफ आवर्स मतलब सप्लाई बढ़ाता है, ठीक है. और अगर वेजिस बढ़े तो और सप्लाई बढ़ाता है, और अगर वेजिस बढ़ रहे तो वो और सप्लाई बढ़ाता है. लेकिन एक पॉइंट के टाइम वो पैसे कमाने से ज़्यादा अपने बॉडी को रेस्ट देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझता है, मतलब लीजर ओवर मनी. एंड वो क्या करता है, अगर और ज़्यादा प्राइस बढ़ता है ना तो सप्लाई बढ़ाने की जगह वो सप्लाई कम कर देता है. तो अपना सप्लाई कर्व जो ऊपर जा रहा था ना वो अचानक से पीछे आने लग जाता है. तो उसका जो सप्लाई कर्व है ये बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व बन जाता है. क्या बन जाता है? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व. तो ये जो कर्व है इसको बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व कहा जाता है. क्या कहा जाता है? बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व. देखो वेजिस जब 1 था ना, इतना वेजिस 1, तो वो इतना सप्लाई कर रहा था. वेज अगर बढ़ा ना तो ये भाई साहब ने सप्लाई और बढ़ाया. लेकिन और ज़्यादा अगर वेज बढ़ रहा है, ठीक है, और ज़्यादा जब बढ़ रहा है तो वो क्या करता है, सप्लाई कम कर देता है. तो यहाँ से ये सप्लाई जो बढ़ रहा है यहाँ पे आके कम होने लग जाता है. तो सप्लाई कर्व बैकवर्ड चले जाता है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व. क्या कहा जाता है? बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व. Like any other commodity, the supply of factor of production are also decided by the price. ठीक है, जितना प्राइस मिलेगा उस हिसाब से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी सप्लाई होगा. By the price that they command in the factor market. In the case of labor, more labor hours will be supplied by workers at higher wages. अगर ज़्यादा wages मिल रहे हो तो वो ज़्यादा घंटे के लिए काम करेगा. However, it is observed that at every wage range, when wages are rising, workers are ready to offer lesser and lesser labor hours. हर बार बढ़ रहा है ना, लेकिन जितना wages बढ़ रहा है उसके सामने वो कम ज़्यादा काम करना चाहता है, ठीक है. एंड प्रेफर मोर लीजर. बाद में उसको थोड़ा लीजर चाहिए होता है कि भाई आराम करना है. वंस उसके बेसिक नीड्स आर सेटिस्फाइड, दे आर लेस विलिंग टू पुट मोर वर्किंग आवर्स. भाई उसकी सारी ज़रूरत पूरी हो रही है, उसके बाद उसको और ज़्यादा वर्किंग आवर्स डालने के लिए इच्छा होता नहीं है. एज अ रिजल्ट द लेबर सप्लाई कर्व ऑफ लेबर अपवर्ड्स एट अ पॉइंट एंड देन बिकम्स अ बैकवर्ड बेंडिंग और इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप. ये पीछे आ रहा है ना, मतलब नेगेटिव स्लोप आ रहा है, ठीक है. फिर आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज. इन केस वेयर सफिशिएंट रिसोर्सेज आर नॉट अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन, सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज. देखो जहाँ पे अगर प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल या रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पे प्राइस कितना भी बढ़ जाए हम लोग उसका सप्लाई बढ़ा सकते नहीं है. लॉ ऑफ सप्लाई यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा. Cannot be increased even as the price of the goods rise. Less developed economies suffering from resource scarcity, जहाँ पे resources available नहीं है, do not have the capacity to produce goods and therefore experience shortage. Even though वहाँ पे demand बहुत ज़्यादा है फिर भी उसका supply बढ़ सकता नहीं है. For example, if there is shortage of iron ore in the country, the production and the supply of steel in the country will be less. इवन इफ द प्राइस ऑफ स्टील राइज हो रहा है तो भी उसका सप्लाई बढ़ सकता नहीं है, ठीक है. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व. तो ये लोग ने क्या कहा है, जो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी एक्स है दैट डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. तो ये ऐसे लिखा जाता है, क्यू ऑफ एस क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू एफ. एफ का मतलब होता है फंक्शंस ऑफ प्राइस, मतलब फंक्शंस का मतलब होता है डिपेंड करता है. ये क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी एक्स डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है किसके ऊपर, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स के ऊपर. किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स के ऊपर. एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई, इफ वी अज्यूम that all factors other than price remain constant, we can derive a price and supply relationship in a functional form. क्या है, उसके फंक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है.
ओके देखो यहाँ पे सप्लाई स्केड्यूल में वही दिया है, 0 यूनिट्स पे क्वांटिटी सप्लाइड -40 क्योंकि कोई बेचने की इच्छा नहीं थी, ठीक है। 1 पे -10, 2 पे अब सप्लाई कर रहा है, 3 पे और बढ़ रहा है, 4 पे और बढ़ रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्राइस एंड सप्लाई रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसका सप्लाई का भी ये देखो दिया हुआ है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ते जा रहा है, तो अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व है। क्या है? अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडिविजुअल एंड मार्केट सप्लाई। अभी मार्केट में बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, जब हम लोग एक अकेला प्रोड्यूसर अलग अलग प्राइस पे कितनी कितनी क्वांटिटी सप्लाई करने को रेडी है, वो जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, सो वो होता है हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। क्या होता है वो? हमारा इंडिविजुअल सप्लाई कर्व या इंडिविजुअल सप्लाई बोल सकते हैं। लेकिन मार्केट में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, सारे मिलके अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, उसका जब हम लोग टोटल करेंगे, सो दैट इज कॉल्ड एज मार्केट सप्लाई कर्व। क्या कहते हैं उसको हम लोग? मार्केट सप्लाई कर्व। इंडिविजुअल सप्लाई shows the various quantities of a commodity and individual seller, एक seller, ठीक है, और producer is willing to sell at various prices that can be shown in the supply schedule। तो देखो एक जन 4, 6, 8, 10, 12, 14 था, तो इतनी इतनी क्वांटिटी वो बेचने को तैयार था, तो ये इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल था। सेम वे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व होगा, तो वो जो स्केड्यूल था इंडिविजुअल सप्लाई स्केड्यूल, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनेंगे तो कर्व मिलेगा। जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रहा है, तो ये जो कर्व मिलेगा वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? अपवर्ड स्लोपिंग कर्व मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है मार्केट सप्लाई। क्या आता है? मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई में जितने भी प्रोड्यूसर्स थे मार्केट में, सारे प्रोड्यूसर्स मिलके कितना क्वांटिटी सप्लाई करने को रेडी है। मार्केट सप्लाई refers to the various quantity of a commodity that all the producers are willing to supply at different prices in the market. It is explained by market supply schedule. कैसे ये लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं? मार्केट सप्लाई स्केड्यूल से, ठीक है। देखो यहाँ पे दिया है कि भाई प्रोड्यूसर ए और प्रोड्यूसर बी, दो प्रोड्यूसर थे मार्केट में, तो जब प्राइस 4 था तो ए भाई साहब 2 दे रहा था और बी भाई साहब 3, तो दोनों ने मिलके मार्केट में कितना सप्लाई दिया? 5। प्राइस जब 6 था तो ये भाई साहब 4 दे रहा था और ये भाई साहब 6, दोनों ने मिलके कितना दिया? 10। प्राइस जब 8 हुआ तो ये भाई साहब कितना दे रहा था? 6, ये भाई साहब कितना दे रहा था? 9, दोनों ने मिलके कितना दिया? 15। तो प्राइस जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, दोनों मिलके अपना सप्लाई भी बढ़ाते जा रहे हैं, सो इट इज कॉल्ड एज अ मार्केट सप्लाई। क्या कहते हैं इसको हम लोग? मार्केट सप्लाई। जब यही हम लोग दोनों का इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई कर्व बनाएंगे, ठीक है, तो देखेंगे अगर ये थोड़ा स्टीप है, ये थोड़ा स्टीप है, दोनों का टोटल देखो, प्राइस जब 4 था तो ये 2 दे रहा था और ये 3 दे रहा था, दोनों मिलके 5 दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये जब प्राइस 8 था तो ये 6 दे रहा था और ये 9 दे रहा था, दोनों मिलके अराउंड 19 के आसपास जा रहा है। तो क्या हो रहा है, हम लोग दोनों का टोटल करके जब ये तीसरा कर्व बनाएंगे तो ये थोड़ा हमको स्लैंट कर्व मिलेगा। ये जो कर्व है ये दोनों थोड़े स्टीप रहेंगे और ये थोड़ा स्लैंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइसेस तो वही है लेकिन सप्लाई दोनों का मिलके है ना, तो वो ज़्यादा होगा, तो इसकी वजह से स्लैंट सप्लाई कर्व। लेकिन होगा तो ये भी अपवर्ड स्लोपिंग, ये भी अपवर्ड स्लोपिंग, और मार्केट सप्लाई मतलब टोटल सप्लाई कर्व भी हमको अपवर्ड स्लोपिंग ही मिलेगा। क्या मिलेगा? अपवर्ड स्लोपिंग ही सप्लाई कर्व होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग तो सप्लाई कर्व होने नहीं वाला है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं मेरे फेवरेट टॉपिक के ऊपर, जिसको हम कहते हैं चेंजेस इन सप्लाई। क्या कहते हैं? चेंजेस इन सप्लाई, ठीक है। तो शुरू करते हुए, यस, शुरू करते हुए सबसे पहले बोल रहे हैं चेंजेस इन सप्लाई। चेंजेस को हम लोग शिफ्ट इन सप्लाई भी कहते हैं। क्या हो रहा है? शिफ्ट इन सप्लाई को। व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू, व्हेन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस, ये ट्राइंगल बना है उसका मतलब होता है चेंजेस ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। किसकी वजह से? अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से। प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या है? प्राइस रिमेनिंग
कांस्टेंट, तो उसको कहते हैं चेंजेस इन सप्लाई। क्या कहते हैं? चेंजेस इन सप्लाई। इसके अंदर दो चीजें होती है, एक होती है इंक्रीज इन सप्लाई और एक होता है डिक्रीज इन सप्लाई। मैंने क्या बोला यहां पे? प्राइस सेम है फिर भी अदर फैक्टर्स हम लोग ने अभी जो पढ़े ना, वो सारे फेवरेबल या अनफेवरेबल चेंज होने की वजह से हमारा क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो इंक्रीज हो रहा है मतलब व्हेन योर क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीजिंग ड्यू टू फेवरेबल, क्या है, सब चीजें कुछ अच्छा हो रहा है, चेंज इन अदर फैक्टर्स हो रहा है एट सेम प्राइस, मतलब प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। जब हमारा क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू अनफेवरेबल, मतलब कुछ अच्छा नहीं हुआ, जितने भी फैक्टर्स थे अनफेवरेबली चेंज हुए, अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, क्या है, अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, क्या है, प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस सेम होने के बावजूद अनफेवरेबल चेंज इन अदर फैक्टर्स की वजह से आपका क्वांटिटी सप्लाई कम हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज डिक्रीज इन सप्लाई। क्या कहते हैं इसको? डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके कर्व्स देखेंगे हम लोग। देखो ये मेरा सप्लाई कर्व था, अपवर्ड स्लोपिंग, इतनी प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बेच के अपन खुश थे। अभी क्या हो गया, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है, प्राइस सेम है फिर भी क्वांटिटी सप्लाई Q से Q1 हो गया, बढ़ गया क्वांटिटी सप्लाई, तो यहाँ पे हमको एक नया सप्लाई कर्व मिल जाता है S1। तो ये राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है। क्या होता है? राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट होके एक नया सप्लाई कर्व बन जाता है। अभी ये सपोज मेरा सप्लाई कर्व था, ये प्राइस था, ये क्वांटिटी था, मैं ये सप्लाई एस कर्व था, प्राइस सेम है फिर भी क्वांटिटी Q से Q1 हो गया। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई कम हो गया, तो यहाँ पे एक नया कर्व मिलता है S1, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व होता है। क्या होता है? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, तो इसको हम कहते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? डिक्रीज इन सप्लाई। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, ठीक है, इसके बाद मैं तुम लोग को बताता हूं आगे मूवमेंट क्या है। ये हम लोग ने चेंजेस देखा ना, अब मैं तुम लोग को बताता हूं मूवमेंट क्या है। मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। तो when quantity supplied of a commodity changes due to change in price of the commodity and other factors सारे हैं वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट रह रहे। अदर फैक्टर्स क्या हो रहे हैं? कांस्टेंट रह रहे। सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई भी चेंज हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड एज मूवमेंट इन सप्लाई कर्व। यहाँ पे क्या हो रहा है? when quantity supply of a commodity rises due to rise in price alone, other factors यहाँ पे constant रहते हैं, तो it is called as expansion in supply। क्या कहते हैं इसको हम लोग? expansion। क्या हो रहा है? क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रहा है प्राइस बढ़ने की वजह से। भाई बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट है, लेकिन प्राइस बढ़ गया ना तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग एक्सपेंशन इन सप्लाई कहते हैं। When quantity supplied of a commodity falls due to fall in price alone, प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाता है। अदर फैक्टर्स सारे के सारे कांस्टेंट रहते हैं। अदर फैक्टर्स सारे के सारे क्या रहते हैं? कांस्टेंट रहते हैं, तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। ठीक है, सो यहाँ पे ये सपोज मेरा सप्लाई कर्व था, इतना मेरा प्राइस था, इतनी क्वांटिटी थी, ओपी प्राइस था और ओक्यू क्वांटिटी था। प्राइस बढ़ गया, उसके वजह से सप्लाई भी बढ़ गया, प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई भी बढ़ जाता है। तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अलोंग द सेम कर्व अपवर्ड मूवमेंट हो गया। क्या हो गया? अपवर्ड
मूवमेंट हो गया अलोंग द सेम सप्लाई कर्व, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे सेम सप्लाई कर्व पे अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है। क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड सप्लाई में। ये मेरा सप्लाई कर्व था, ये मेरा प्राइस इतना था, इतना मैं सप्लाई कर रहा था। ओपी मेरा प्राइस था, ओक्यू मेरा सप्लाई था। अब क्या हो रहा है? क्वांटिटी सप्लाई कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि प्राइस भी कम हो रहा है। तो ये मेरे को प्राइस कम होने की वजह से सप्लाई भी कम हो गया। OP1 OQ1 क्या है? OP1 एंड OQ1। तो क्या हो गया? पहले जो मुझे यहाँ पे सप्लाई मिलता था पॉइंट ए, अब मुझे यहाँ पे सप्लाई मिल रहा है पॉइंट बी। तो डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम सप्लाई को क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग सेम सप्लाई कर्व। देखो चेंजेस के अंदर उसमें शिफ्ट इन सप्लाई का होता है और यहाँ पे वेरिएशन के अंदर मूवमेंट होता है सप्लाई कर्व में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो ये ज़रूर से याद रखना है हम लोगों को। अभी आते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर। अब क्या हो रहा है? मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व occurs when the supply of a commodity contracts or expands। क्या हो रहा है? Due to change in price, other factors remaining constant, it shows the responsiveness of quantity supply to a change in price। वो क्या बता रहा है कि भाई क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रहा है, किसके वजह से चेंज हो रहा है? प्राइस के वजह से। Thus there is two types of variation। वेरिएशन कहा जाता है इसको, ठीक है। दो तरह के वेरिएशन होते हैं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक्सपेंशन में एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई रेफर्स टू अ राइज इन सप्लाई ड्यू टू राइज इन प्राइस। प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई भी बढ़ रहा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इट इज शोन बाय अपवर्ड मूवमेंट। पॉइंट ए से पॉइंट बी अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। इट रेफर्स टू फॉल इन सप्लाई ड्यू टू फॉल इन प्राइस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इट इज शोन बाय डाउनवर्ड मूवमेंट। देखो नीचे आ गया, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। उसके बाद आता है शिफ्ट इन सप्लाई को। देखो यहाँ पे प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारा सप्लाई भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से हमारा सप्लाई भी चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग शिफ्ट चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे हमारा सप्लाई का शिफ्ट होके नया बन जाता है। Changes in supply occur when the quantity supplied changes due to change in other factors, ठीक है। फैक्टर्स अदर देन प्राइस के अलावा जितने भी है उसमें चेंज हो रहा है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज इन सप्लाई विच आर शोन थ्रू शिफ्ट इन सप्लाई, ठीक है। एक होता है इंक्रीज इन सप्लाई, दूसरा होता है डिक्रीज इन सप्लाई। It occurs, increase in demand supply occurs when more quantity is supplied at the same price। सेम प्राइस है फिर भी ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखो। देखो भाई सेम प्राइस है तो फिर आप क्यों ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर रहे हो? लॉ क्या बोलता है? अगर प्राइस बढ़ेगा तो ही ना, लेकिन यहाँ पे सेम प्राइस पे भी ज़्यादा क्वांटिटी, या तो फिर और सेम क्वांटिटी सप्लाइड एट लोअर प्राइस। प्राइस कम हो रहा है तो अपना सप्लाई कम होना चाहिए नहीं, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से प्राइस कम होने पे भी सप्लाई कम हो रहा नहीं है। इंक्रीज इन सप्लाई अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है। दिस फैक्ट्स आर इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, या कॉस्ट कम हो गया या कुछ और। इंक्रीज इन सप्लाई इज शोन बाय अ शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व टू द राइट साइड पे। ये एसएस ओरिजिनल सप्लाई कर्व था, S1 राइट साइड पे एक नया सप्लाई कर्व बन जाता है, ठीक है। दिस इज शोन इन द फिगर 10.1। देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी यहाँ पे देखो दो चीजें दिखा रहे हैं, एक प्राइस सेम है फिर भी ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, एक प्राइस बढ़ रहा है फिर भी सेम क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग डिक्रीज इन सप्लाई पे। इट अकर्स व्हेन द सेम क्वांटिटी इज सप्लाइड एट हायर प्राइस। मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो भी सेम क्वांटिटी, भाई प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ाओ ना, और लेस क्वांटिटी सप्लाइड, प्राइस सेम है फिर भी आपका क्वांटिटी सप्लाइड कम हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, ठीक है। प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से हमारा डिक्रीज इन सप्लाई होता है। दिस फैक्टर्स आर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन,
इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स एट्सेट्रा। ठीक है, इन द फिगर 10.9 यहाँ पे वही दिखाया हुआ है। सो यस माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो टॉपिक हमने यहाँ तक किया है आपको प्रिटी मच क्रिस्टल क्लियर सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी स्टार्टिंग विद द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर आज सब कुछ समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो वीडियो को एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, सी यू ऑल इन नेक्स्ट क्लास।